फ्रेंड्स, हम लोग ओशियनोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं और ओशियनोग्राफी में हम लोग जो ओशियन करेंट्स होते हैं यानी जो समुद्री धाराएं हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो ओशियन करेंट्स हैं इसके बेसिक्स को क्लियर करवा दिया था। अब आज हम लोग देखेंगे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महासागरों में ये जो करेंट्स हैं ये जन्म लेते हैं। तो देखिए, ग्रहीय हवाएं और वायुकर्षण पहला कारण हो गया। ग्रहीय हवाएं यानी प्लैनेट विंड्स कौन सी हैं? जैसे कि आपकी ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, तो ये हो गई आपकी ग्रहीय हवाएं। अच्छा देखिए, ये जो ट्रेड विंड्स हैं या हमारी और भी जो विंड्स हैं अर्थ के ऊपर, ये क्या है कि जैसे ये अगर अपना समुद्र है, ये समुद्र का अगर सतह है, तो इसके ऊपर से ये हवाएं गुजरती हैं। जब हवाएं गुजरती हैं तो ये पानी से टकराती हैं, यानी कि जो ओशियन की सरफेस है इससे ये हवाएं टकराती हैं, जिसको कहते हैं वायुकर्षण। तो चलिए समझते हैं। देखिए, प्रचलित पवनों की ऊर्जा का 2 से 4% जल के अणुओं में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि ये जो विंड्स हैं हमारी, इन विंड्स की जो टोटल एनर्जी है उसका 2 से 4% कहाँ चला जाता है? जो पानी में जल के अणु हैं। अब देखिए, एनर्जी ट्रांसफर होगी तो जो जल के अणु हैं वो गतिशील हो जाएंगे। इसी को हम लोग वायुकर्षण कहते हैं, यानी कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है विंड से वाटर के पार्टिकल्स में, इसी को हम लोग वायुकर्षण कहते हैं। इसके कारण सागरीय जल की सतह तरंगित हो जाती है और स्वतः से स्वेल का निर्माण हो जाता है। कुल मिलाकर के देखिए, जैसे आपने देखा होगा तालाब के ऊपर हवा चलती है तो पानी जो है हिलने लगता है, उसी तरह से जो समुद्र की जो ओशियन की जो सरफेस है उसमें भी तरंग आ जाती हैं, वेव्स आ जाती हैं और एक स्वेल सा बन जाता है। स्वेल जो है धीरे धीरे वायु की दिशा में आगे बढ़ता है, जिससे कि धाराओं की उत्पत्ति होती है। महासागरीय धाराओं की गति भी प्रचलित पवन की गति से प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है, अगर हवा तेज होगी तो महासागरीय धाराओं को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। गहराई के बढ़ते जाने के कारण सागरीय जल का घनत्व भी बढ़ता है, परिणाम स्वरूप वायु भारी जल को गतिशील नहीं कर पाती। तो देखिए क्या है, गहराई के साथ साथ ओशियन का जो वाटर है इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जब डेंसिटी ज्यादा होगी नीचे के पानी की, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो हवा का प्रभाव है वो कम पड़ेगा। देखिए, डेंसिटी ज्यादा है मतलब कम जगह में ज्यादा अणु हैं, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे अणु हैं। तो यानी कि पानी एक तरह से भारी हो जाएगा। भारी है इसीलिए नीचे की तरफ गया है, तो ये जो भारी पानी है इसको वायु गतिशील नहीं कर पाती, इसलिए वायु का ज्यादातर प्रभाव कहाँ होगा? ऊपर के सरफेस में, ओशियन वाटर की ऊपरी सरफेस में। इसके कारण वायुजनित धारा सागरीय जल को 30 से 36 फीट की गहराई तक आंदोलित करती है। तो ये मूवमेंट कहां तक आपको दिखाई देगा? 30 से 36 फीट तक गहराई में जो पानी है, 30 फीट से 36 फीट तक की गहराई का जो पानी है वो मूव करेगा वायु की वजह से। पवन की दिशा में परिवर्तन धाराओं की दिशा में परिवर्तन का कारण है। जाहिर सी बात है, अगर विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा कि जो धाराओं की दिशा है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि विंड ही तो रीजन है धाराओं की दिशा का। तो अटलांटिक महासागर में, अब इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है, प्रशांत महासागर में किरोसिवो धारा है। ये पछुआ पवन यानी कि हमारी जो वेस्टर्लीज हैं उसका अनुसरण करती हैं। तो वेस्टर्लीज की वजह से अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम को अपनी दिशा मिलती है, प्रशांत महासागर की किरोसिवो को अपनी दिशा मिलती है। फिर देखिए, हिंद महासागर में मानसून हवाओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं हमारा जो इंडियन ओशियन है इसमें मानसून विंड्स आती हैं। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। इसी वजह से भारत में हम लोग जो वर्षा वगैरह की ऋतु देखते हैं वो हमें दिखाई देती है। तो जब इनकी विंड्स की जब डायरेक्शन चेंज होती है तो यहाँ पर हमारे हिंद महासागर की जो करेंट्स हैं, जो ओशियन करेंट्स हैं हिंद महासागर की, उनकी भी डायरेक्शन वर्ष में 2 बार या कह लीजिए 6 महीने में 1 बार चेंज हो जाती है। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो ओशियन का जो करंट्स हैं वो हमारी विंड्स का अनुसरण करते हैं। फिर आ जाता है कोरियालिस बल का प्रभाव। देखिए, कोरियालिस जो बल है इसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बस देख लेंगे। देखिए, कोरियालिस बल के कारण क्षैतिज दिशा में प्रवाहित हवा उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो क्या होता है? देखिए, ये हमारी अगर अर्थ है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। तो क्या बताया गया है? क्षैतिज दिशा में जो हवा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए ऐसे हवा जा रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये किधर मुड़ जाएगी? अपने दाएं ओर, इस तरह से।
और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ में उड़ जाएगी? अगर इस दिशा में हवा जा रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाएगी, अपने जाने की दिशा के बाएं हाथ पे मुड़ जाएगी। बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवा मुड़ जाती है। बल के प्रभाव के कारण रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाली धारा और उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर प्रवाहित होने वाली धारा दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए कुल मिलाकर के वही बातें हैं। समुद्री जो जल है, जो समुद्री धाराएं हैं, उस पर भी वही प्रभाव पड़ता है कि जो उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित हो रही है धारा, देखिए उत्तरी ध्रुव की ओर ये हमारी विषुवत रेखा है, इससे मान लीजिए कोई धारा कहाँ जा रही है, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है इस दिशा में, तो ये किधर मुड़ जाएगी? अगर ऐसे जा रही है तो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में। और देखिए इसी तरह से अगर ये मान लीजिए हमारी चलिए ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारी इक्वेटर हो गई। अगर नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है तो भी ये किधर मुड़ जाएगी? अपने दाईं तरफ मुड़ जाएगी, इस डायरेक्शन में। अगर यही साउथ पोल होता तो ये किधर मुड़ती? यानी कि अगर ये जो है नॉर्थ की जगह साउथ पोल होता तो ये किधर मुड़ती? अपने बाईं दिशा में मुड़ जाती। पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा के दोनों ओर महासागरीय जल घूर्णन दिशा के विपरीत दिशा अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में गतिशील होता है, जिसके कारण विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। देखिए एक यहाँ पर और बात आई कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, तो इसकी वजह से क्या है कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ का जो महासागरीय जल है वो भी देखिए अर्थ की रोटेशन के विपरीत दिशा में गति करता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम। देखिए हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। तो जो पानी है, देखिए खुद आप सोचिए, मान लीजिए गोला आपके हाथ में है जिसपे के ऊपर पानी है। अब आप अगर गोले को वेस्ट टू ईस्ट घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है पानी पे एक बल लगेगा जो पानी को पीछे की तरफ धक्का देगा। तो वही होता है, जो पानी है उसको पीछे की तरफ धक्का मिलता है। इसकी वजह से जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर जो पानी है वो ओशियन करंट के रूप में या कह लीजिए विषुवत रेखीय धाराओं के रूप में पूर्व से पश्चिम दिशा में गतिशील होता है, ईस्ट टू वेस्ट। देखिए वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूम रही है तो पानी को किस दिशा में धक्का देगी? पीछे की तरफ, तो ईस्ट टू वेस्ट। इसीलिए ईस्ट टू वेस्ट जो है हमारी विषुवत रेखीय धाराएं दिखाई देती हैं। ये धाराएं पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, जैसा हम लोगों ने देखा। पछुआ हवाओं के कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, उत्तर पूर्वी अटलांटिक ड्रिफ्ट, प्रशांत महासागर में किरोसिवो धारा। इसको अभी हम लोग जब आखिरी क्लास होगी जिसमें हम लोग सीधे सीधे धाराओं को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसको और डिटेल में देख लेंगे। अब देखिए हम लोगों ने दो चीजों की बात कर ली, एक पवन कर्षण की बात कर ली, दूसरा कोरियालिस विक्षेप की बात कर ली। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनका परिणाम क्या होता है, यानी कि जो ओशियन की सरफेस है इसके ऊपर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं पवन कर्षण की वजह से और कोरियालिस विक्षेप की वजह से। पहला है संचरण भंवर। देखिए जब मैं आपसे ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं तो ये आपको पूरी तरह से कब क्लियर होगा? जब ये लेक्चर खत्म हो चुका होगा। तो अगर अभी आपको कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगे तो परेशान होने की बात नहीं है, पहले आप इस लेक्चर को पूरा देखिए और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजिंग लगता है तो एक बार आप दूसरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर शुरू से और आखिरी तक की जो बातें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब आप एक बार पूरा देख लेंगे तो एक माइंड में मैप बन जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो यहाँ पर स्लाइड है ये लास्ट वाली स्लाइड से कनेक्टेड है, इस तरह से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं संचरण भंवर की। ये महासागरीय सतह की धाराओं का एक बंद सिस्टम होता है जिसके मध्य में महासागर का विस्तृत क्षेत्र होता है। सबसे पहले चित्र दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या बात हो रही। देखिए ये पूरा आपको एक संचरण भंवर दिख रहा है व्हाइट एरो से, और इसके मध्य में क्या है? महासागर का क्षेत्र है। इस तरह के कितने आपको संचरण भंवर दिख रहे हैं? एक देखिए आपको ये वाला दिख रहा है यहाँ पर, इसी तरह से फिर एक आपको ये वाला दिख रहा है यहाँ पर, एक ये दिख रहा है और एक ये। तो टोटल 5 संचरण भंवर हैं प्रमुख रूप से। अब देखिए ये जो संचरण भंवर हैं एक्चुअली बहुत सारी महासागरीय धाराओं से मिलकर बने हैं। जैसे इस वाले की अगर बात करें तो ये देखिए इसमें आपको बेंगुला धारा दिख रही है, साउथ इक्वेटोरियल दिख रही है, ब्राजील दिख रही है, साउथ अटलांटिक। तो इन 4 धाराओं के संयुक्त प्रभाव से क्या बना है? ये पूरा का पूरा एक संचरण भंवर बन गया है और इसके बीच में क्या है? महासागर का एक विस्तृत क्षेत्र है। यही बात पहली लाइन में कही गई। ये चारों तरफ से महासागरीय धाराओं से घिरा होता है, अभी हम लोगों ने देखा। मध्य का भाग महासागरीय जल के उच्च स्तर के कारण गुंबद जैसा दिखता है।
तो देखिए ये जो अभी मैंने आपको भंवर दिखाया पूरा, इसका जो मध्य का भाग है इसको जल का टीला भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर पानी जो है काफी ऊपर उठा हुआ होगा, यानी कि लेवल पानी का ऊपर होगा। और इसका पूर्वी ढाल मंद होता है, पश्चिमी ढाल तीव्र होता है। इसको देखिए इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये चीज आपको लास्ट स्लाइड में मैं आपको ये पूरा टॉपिक अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो पूर्व ढाल ये जो गुंबद होता है, पहली चीज देखिए कि मध्य का भाग, ये जो पूरा संचरण भंवर है इसमें मध्य का भाग गुंबद जैसा ऊपर उठा होता है। और इस गुंबद का जो पूर्वी ढाल है वो मंद होता है और पश्चिमी ढाल बहुत तेज होता है। तेज स्लोप पर क्या होता है, चीजें आसानी से फिसल पाती हैं। समुद्र विज्ञान में सागरीय सतह की दाब प्रवणता का अर्थ है महासागरीय जल की सतह की ऊंचाई में क्षैतिज विभिन्नता। देखिए अगर हम लोग कहें कि सागरीय सतह पर दाब प्रवणता, तो इसका क्या मतलब है कि जो जल की सतह की ऊंचाई में क्षैतिज भिन्नता देखी जाती है, कहीं पर जो पानी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ा है और कहीं पर पानी जो निचले हिस्से में है, इसके बीच की जो अंतर है इसी को हम लोग दाब प्रवणता कहते हैं महासागरों में। तो महासागरीय सतह के जल प्रवाह के अभिसरण के कारण जहां कहीं भी जल का भंडारण होता है उसे जल की पहाड़ी कहते हैं। तो जल की पहाड़ी क्या है, जहां पर जो अलग अलग जगह से पानी आ रहा है, जहां पर एक जगह पे जाकर के अभिसरित होता है, कन्वर्जेंस होता है, जहां पर वहां पर जाहिर सी बात है कि पानी ऊपर की ओर उठ जाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है, पानी यहां पर जमा हो रहा है, तो इसे जल की पहाड़ी कहेंगे। अपसरण वाले क्षेत्रों में घाटियां बनती हैं। अब देखिए कहीं पर जाकर मिल रहा है तो कहीं पर डाइवर्जेंस भी हो रहा होगा, यानी जो ओशियन करंट्स हैं कहीं पर दूर दूर भी जा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, घाटी बन जाएगी। शीर्ष और घाटी के मध्य का अंतर 1 मीटर से अधिक नहीं होता है। तो जो आपका शीर्ष है और जो घाटी है उसके बीच का जो अंतर है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हजारों मीटर का अंतर हो, 1 मीटर का केवल अंतर रहता है पहाड़ी के शीर्ष और घाटी के बीच में। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जिसको आप अपने आप देख सकते हैं, इनको बेसिकली आपको याद करना होगा उदाहरण के रूप में। फिर देखिए जहाँ यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी पर कुल 5 संचरण भंवर देखे जाते हैं, जैसे कि उत्तर अटलांटिक हो गया, दक्षिण अटलांटिक उपोष्ण कटिबंध भंवर हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर का हो गया, दक्षिणी प्रशांत महासागर का हो गया और हिंद महासागर का उपोष्ण कटिबंध भंवर हो गया। अब देखिए जैसे कि उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंध भंवर आपको देखना है, तो आप मैप में कैसे देखेंगे, आप जाएंगे अटलांटिक ओशियन में, यहां पर लिखा है नॉर्थ अटलांटिक जायर, यानी कि ये उत्तरी अटलांटिक वाला उपोष्ण कटिबंधीय भंवर हो गया। ये किन धाराओं से बना है ये आप कैसे समझेंगे। अब हम लोगों को इस मैप में देखना होगा अपने अटलांटिक ओशियन को। तो अटलांटिक ओशियन में देखिए ये किन धाराओं से मिलकर बना है, गल्फ स्ट्रीम हो गई, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई, कनारी धारा हो गई और नॉर्थ इक्वेटोरियल हो गई। इन धाराओं से ये आपका मिलकर के बना है। इसी तरह से फिर आप साउथ अटलांटिक वाले को देख सकते हैं, इसी तरह से आप पैसिफिक ओशियंस वाले को देख सकते हैं, सभी को आप एक एक करके देख सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जो है एक मैन स्पाइरल एवं परिवहन। ये एक मैन स्पाइरल को जब आप समझ जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो जल का कन्वर्जेंस होता है, जो पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और जल की पहाड़ी बनती है, इसके पीछे रीजन क्या है। अभी हम लोग भंवर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जहां पर जल एक साथ अभिसरित होता है, जहां पर जल जो है कन्वर्ज होता है, वहां पर जल की पहाड़ी बन जाती है। अब एक मैन स्पाइरल आपको ये समझाएगा कि ये कन्वर्जेंस होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए एक मैन के अनुसार वायु द्वारा चालित महासागरीय सतह का क्या कहा जा रहा है। वायु द्वारा चालित मतलब जो हमारी ग्रहीय पवनें हैं, इसी की वजह से जो ओशियन की सरफेस है, यहाँ पर जो वाटर है उसमें मूवमेंट होता है, यानी कि ये जो वाटर है किसकी वजह से मूव होता है, वायु की वजह से। तो यही कहा जा रहा है वायु द्वारा चालित महासागरीय सतह का जल संबंधित वायु की दिशा से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। देखिए क्या बताया गया, कोरियालिस बल में क्या होता है कि अब देखिए ये हम लोग मान लीजिए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो मान लीजिए जल है, ये जो इस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा, अपने दाईं ओर। दाईं ओर मतलब ऐसे इस दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध अगर होता, साउथ हेमिस्फीयर होता, तो ये किस दिशा में चला जाता, ऐसे आ रहा है तो अपने बाईं ओर। देखिए इसको ऐसे मान लीजिए कि इस दिशा में आपका चेहरा है, तो अगर आपका इस दिशा में चेहरा है तो आपका बायां हाथ किधर होगा, इस दिशा में, तो ये अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाता।
इस मॉडल के अनुसार सागरीय सतह के नीचे प्रत्येक क्रमिक निचली परत के जल की संचालन गति कम होती जाती है, क्योंकि नीचे जाने पर धाराजनक वायु द्वारा रगड़ कम हो जाती है। देखिए जो हमारी ओशियन का वाटर है ये क्यों मूव कर रहा है? मूव कर रहा है क्योंकि इससे हवा जो है टकरा रही है, हवा की रगड़ पैदा हो रही है। अब देखिए हवा की रगड़ सबसे ज्यादा कहाँ होगी? ओशियन का जो सबसे ऊपर की वाटर की सरफेस है वहां पे ज्यादा होगी। जैसे जैसे गहराई में आप जाएंगे जाहिर सी बात है रगड़ कम हो जाएगी, क्योंकि घर्षण अपना काम करेगा, हवा की जो इंटेंसिटी है, हवा की जो तीव्रता है उसको कम कर देगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि नीचे की परतों में जो वायु की रगड़ है वो कम होती जाएगी और 100 से 200 मीटर की गहराई पर लगभग शून्य हो जाएगी। यानी कि जो 100 से 200 मीटर की गहराई है, मान लीजिए ये 200 मीटर की लगभग गहराई हो गई, इसके बाद फिर महासागरीय जल का जो कह लीजिए संचलन है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। तो कह लीजिए 100 से 200 मीटर की गहराई तक का ही जो जल है उसी में केवल संचलन देखा जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। सामान्य तौर पर एक मैन परिवहन धारा उत्पन्न करने वाली वायु की दिशा से 70 डिग्री कोण पर होता है। हवाएं अपने कर्षण द्वारा महासागरीय सतह पर रगड़ उत्पन्न करके महासागरीय जल में गति उत्पन्न करती हैं। अब देखिए मेन सिद्धांत आ गया। ये हम लोगों ने एक इसकी पृष्ठभूमि को समझा कि जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए। अब हम लोग आ गए मेन कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो हवाएं हैं वो कर्षण द्वारा, एक तरह से कह लीजिए कि रगड़ के द्वारा महासागरीय जल में गति उत्पन्न करती हैं। इस तरह महासागरीय जल का संचलन वायु की दिशा का अनुसरण नहीं करता, बल्कि वायु की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर दाहिनी ओर विक्षेपित होकर आगे चलता है। ये हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो देखिए जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में सागर का जल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोरियालिस बल काम करेगा। मैंने आपको बताया कोरियालिस बल क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपण करता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण करता है। तो अब क्या होगा कि जो महासागरीय जल का संचलन है वो वायु की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर दाहिनी ओर विक्षेपित होते हुए होगा। इसको थोड़ा सा फिगर में देखते हैं। देखिए ये आपकी हवा चल रही है, तो यहां से क्या हुआ, जो ये आपकी देखिए विंड है, तो आपका जो सरफेस करंट है ये दाहिनी ओर विक्षेपित हो गया 45 डिग्री पे। मैं कलर थोड़ा सा दूसरा लूंगा जिससे आपको अच्छे से दिखे। देखिए ये आपकी हवा की दिशा है। तो क्या बताया गया, जो ओशियन का वाटर है यानी कि जो करंट है सरफेस का वो कितना विक्षेपित होगा, 45 डिग्री के कोण पर। यानी कि ये इसी दिशा में नहीं जाएगा जिस दिशा में हवा जा रही है, बल्कि 45 डिग्री के कोण पर अपनी अलग दिशा को चुनेगा। और किस दिशा में ये विक्षेपित हुआ, देखिए अगर इधर से बात करें तो ये आपका हो गया दायां यानी कि राइट, और ये आपका हो गया लेफ्ट। तो ये किस दिशा में विक्षेपित हुआ, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये राइट साइड में विक्षेपित हो गया। आगे देखते हैं। देखिए धारा उत्पन्न करने वाली वायु द्वारा रगड़ बल नीचे वाली परत में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ए परत के ठीक नीचे बी परत के जल की गति भी कम हो जाती है। हम लोगों ने इस चीज को ऑलरेडी देख लिया। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वायु की रगड़ कम होती जाएगी समुद्र में। इसकी वजह से जो पानी की निचली परतें हैं उनमें जो जल की गति है वो भी कम होती जाएगी, यानी कि जो जल का वेग है एक तरह से वो भी कम हो जाएगा। बी परत में जल के प्रवाह की दिशा ऊपर स्थित ए परत के जल की संचलन की दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है, और यह प्रक्रिया लगातार नीचे की परतों में चलती है जब तक कि धारा उत्पन्न करने वाली वायु का बल शून्य ना हो जाए। देखिए धारा उत्पन्न करने वाली वायु का बल कहाँ शून्य होता है, 100 से 200 मीटर की गहराई पे। अभी हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा चलिए ओशियन है, तो ऊपर की जो परत है उसमें सबसे ज्यादा रगड़ होगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रगड़ कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, यानी कि जल जो है स्थिर हो जाएगा, या कह लीजिए जल के ऊपर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई गति नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया इसे मैं आपको रियलिटी में दिखाता हूँ, थ्योरेटिकल से हटके। विंड किधर जा रही थी, इधर जा रही थी। पहली बात आपको समझ में आ गई कि डिफ्लेक्शन हुआ 45 डिग्री पे। अगला डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, देखिए नीचे क्या है, वायु की गति कम हो चुकी है तो नीचे का पानी और भी डिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर क्या हुआ, 45 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया। उससे नीचे की परत क्या हुआ, इसमें वायु की गति और भी कम हो चुकी है, यहाँ पर क्या हुआ 45 डिग्री और डिफ्लेक्ट हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ 45 डिग्री और डिफ्लेक्ट हो गया।
और नीचे जाने पे 45 डिग्री और हो गया, और नीचे जाने पे 45 और आ गया। और एक समय ऐसा आया जब थोड़ा सा पानी ऐसा भी है जो हवा की विपरीत दिशा में जा रहा है। देखिए हवा किधर जा रही है, इस दिशा में, और पानी यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पे पानी किधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, कोरियालिस बल के कारण। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जो नीचे की पानी की सतह है वहां पर वायु की गति कम हो गई है। जब वायु की गति कम हो गई है तो इसकी वजह से कोरियालिस बल लगातार डिफ्लेक्शन कर रहा है अलग अलग परतों का। तो इसलिए पहली परत क्या हुई, यहाँ पर 45 डिग्री पे मुड़ गई। अगली परत क्या हुई, इसकी डायरेक्शन वायु सॉरी जो जल है वो इस दिशा में गया, 45 डिग्री और डिफ्लेक्ट हो गया, फिर 45 डिग्री और डिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे करते करते यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन हुआ, इससे नीचे वाली परत में भी हुआ, इससे नीचे वाली परत में भी हुआ। और एक टाइम ऐसा आया जब थोड़ा सा जल वायु की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। ये क्या है, कोरियालिस बल की वजह से। तो इसको भी आपने समझ लिया। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया के कारण सर्पिल धाराएं दिखती हैं जिन्हें एक मैन स्पाइरल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये लिखा है एक मैन स्पाइरल, यानी ये पूरा का पूरा जो आपका स्पाइरल सा बन गया एक, ये क्या कहलाता है, एक मैन स्पाइरल कहलाता है। इसको आप इस फिगर में भी समझ सकते हैं। क्योंकि नीचे जाने पर वायु की ऊर्जा कम होती है, जल की गति भी घटती है, तो निचली परत का जल ऊपरी परत के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर विक्षेपित होता है। ऑलरेडी देख लिया। विभिन्न परतों का जल विभिन्न दिशाओं में गतिमान होता है। देखिए वैसे तो जो अलग अलग परतें हैं उनका जल अलग अलग दिशा में जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया ये चीज कि जो अलग अलग परतें हैं इनका जल अलग अलग दिशा में जा रहा है। यहां पर मैंने इस तरह से आपको इसको दिखा दिया। लेकिन क्या होता है, इसके आगे की बात समझिए जो और भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सतह से 200 मीटर की गहराई तक सभी परतों की समस्त जलराशि की गति की दिशा धारा उत्पन्न करने वाली वायु के समकोण पे होती है, जिसको कहते हैं हम लोग नेट फ्लो। तो नेट फ्लो क्या होगा, बल्क परिवहन या नेट परिवहन क्या होगा, धारा उत्पन्न करने वाली दिशा के समकोण पर। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, धारा उत्पन्न करने वाली वायु की दिशा के समकोण पर। देखिए ये विंड जा रही है, तो नेट ट्रांसपोर्ट क्या होगा, इसके 90 डिग्री पे, इस तरह से 90 डिग्री पे। यहां पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हवा किधर जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और नेट फ्लो किधर हो रहा है, इस दिशा में। ये होता है एक मैन ट्रांसपोर्ट। इसको मैं यहां पे समझाऊंगा। मान लीजिए एक हवा इधर जा रही है तो नेट फ्लो किधर होगा, ऐसे होगा। ये हो गया एक मैन ट्रांसपोर्ट। तो हवा अगर इधर जा रही है तो पानी का नेट फ्लो किधर हो रहा है, इस दिशा में। ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैंने कहा कि मैं आपको समझाना चाहता हूं जल का टीला क्यों बनता है, तो ये आप अब समझ पाएंगे अगली स्लाइड में कि जल का टीला क्यों बनता है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं भू विक्षेपी संचरण की। तो यहाँ पर पहले आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए हम लोगों ने देखा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 5 भंवर हैं। इस तरह से हम लोगों ने 5 भंवर की बात की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जायर। तो ये देखिए भंवर की बात की। फिर इसी समय मैंने आपको बताया कि इन भंवरों के बीच में क्या होता है, एक जल की पहाड़ी बन जाती है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि ये जल की पहाड़ी क्यों बन जाती है। ये तो कह दिया कि जल की पहाड़ी बन जाती है, पर इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसमें जो आपका कोरियालिस बल है, और सबसे बड़ी बात है जो अभी हम लोगों ने एक मैन ट्रांसपोर्ट की बात की, उसका सबसे बड़ा योगदान है। देखिए एक मैन ट्रांसपोर्ट क्या है कि अगर हवा इस दिशा में चल रही है तो पानी किस दिशा में बहेगा, यानी कि ओशियन करंट किस दिशा में जाएंगे, 90 डिग्री पर। ये क्या होता है, ये नेट फ्लो होता है। इस चीज की हम लोगों ने बात की कि नेट फ्लो हवा से 90 डिग्री की डायरेक्शन पे होता है। अब हम लोग देखिए भूविक्षेपी संचरण पे जा रहे हैं। मैं बार बार इसलिए क्लियर कर रहा हूं जिससे आपके माइंड में 0% कंफ्यूजन हो। तो अब हम लोग भूविक्षेपी संचरण पे जा रहे हैं। यहां पर देखिए 5 जायर हैं, इनमें से आप इसको कोई एक जायर मान लीजिए, जैसे ये वाला है। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस जायर में किस तरह से, इस भंवर में या इस जायर में किस तरह से जल की पहाड़ी बनती है। तो देखिए एक तो आपकी ये विंड फ्लो हो रही है, ये कौन सी है आपकी, ट्रॉपिकल नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड हो गई। दूसरी आपकी कौन सी विंड हो गई, मिड लैटिट्यूड साउथ वेस्टर्ली विंड हो गई। एक चीज ध्यान देने की है, ये दोनों विंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हैं। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर को है, साफ साफ दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, साफ साफ दिख रहा है, और पृथ्वी के ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
अब इसको पहले इस फिगर से नहीं समझाऊंगा, एक खुद का फिगर बनाते हैं। एक हवा इस दिशा में जा रही है, एक हवा इस दिशा में जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा है। तो अब क्या होगा, ओशियन का जो करंट है या फिर समुद्र का सिंपल भाषा में जो पानी है वो किस दिशा में जाएगा। एक मैन क्या कहता है कि 90 डिग्री पे होगा नेट फ्लो, यानी इधर। तो हवा अगर इधर जा रही है तो पानी किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री पे जाएगा। ये वाली हवा इधर जा रही है तो यहां पर भी एक मैन क्या कहता है, फिर पानी किस दिशा में जाएगा, यहां पर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो क्या होगा, एक पॉइंट पर पानी का क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, एक पॉइंट पर आकर के जल इकट्ठा होगा। अब देखिए जिस पॉइंट पर कन्वर्जेंस होता है वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, जल की पहाड़ी बन जाती है। अब आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से जल की पहाड़ी का निर्माण होता है। इधर आपकी ट्रॉपिकल नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, उधर आपकी मिड लैटिट्यूड पे जो साउथ वेस्टर्ली विंड है वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। और जो नेट फ्लो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, यहां पर इस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसा आपको एरो से दिखाया गया है, और यहां पर इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक जगह पर जाकर के पानी इकट्ठा हो जाएगा, जहां पर इकट्ठा हो जाएगा वहां पर क्या होगा, जल पहाड़ी बन जाएगी। अब देखिए एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं। तो कोरियालिस विक्षेप, एक मैन परिवहन और दाब प्रवणता के सम्मिलित प्रभावों के परिणाम स्वरूप भू विक्षेपी संचरण सामने आता है। उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में सागरीय सतह की धाराओं के वृत्तीय संचलन के कारण उत्पन्न भंवरों में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत दिशा में जल का संचरण होता है। इसे भू विक्षेपी समुद्री धारा कहते हैं। इस चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो अभी के लिए बस आपके लिए ये एक रूप में थ्योरी हो गई। एक मैन परिवहन उत्तरी गोलार्ध में जलराशि को व्यापारिक हवाओं के दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। अभी मैंने आपको दिखाया भी कि एक मैन परिवहन क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में जो जल राशि है उसको व्यापारिक हवाओं के दाहिने दिशा में मोड़ देता है, क्योंकि कोरियालिस बल काम कर रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। पछुआ हवाएं समुद्री जल राशि को उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर की ओर मोड़ती हैं। ये चीज भी हम लोगों ने अभी अभी देखी फिगर में कि पछुआ हवाएं क्या करती हैं, समुद्री जल राशि को उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर दिशा में मोड़ देती हैं। इस तरह भंवर संचरण में जल के विपरीत दिशा में संचरण के परिणाम स्वरूप भंवर के मध्य में समुद्री जल इकट्ठा हो जाता है या इसका संग्रह हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था फिगर में कि वाटर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और इसकी वजह से क्या है, एक जगह पर आकर के जमा हो रहा है। इसे ही समुद्री जल का टीला या जल पहाड़ी कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे बात आई थी कि जो जल है वो वृत्तीय मार्ग में घूमता है, यानी गोल गोल घूमता है। इस चीज को समझना होगा। आपने अगर मूवीज वगैरह देखी होंगी तो आपने देखा भी होगा कि भंवर में जो पानी है वो गोल गोल घूमता है, इसीलिए इसको भंवर भी कहते हैं। तो ये गोल गोल पानी क्यों घूमता है, इस चीज को समझते हैं, वृत्तीय मार्ग क्यों होता है। तो दाब प्रवणता, दाब प्रवणता क्या थी, दाब प्रवणता थी कि जो समुद्री जल में जो ऊपर का शीर्ष है और जो यानी कि जो समुद्री जल का टीला है और जो घाटी है, इसके बीच का जो अंतर था उसी को दाब प्रवणता कहा था। तो दाब प्रवणता का अनुसरण करते हुए समुद्री जल के टीले से सागरीय जल गुरुत्व बल के प्रभाव में जल के टीले के इतनी हिंदी रहने देते हैं, सीधे बता देता हूं। देखिए सिंपल बात ये कही जा रही है, ऊपर ये क्या है, शीर्ष है, नीचे क्या है, घाटी है। तो जल किस डायरेक्शन में बहेगा, इस डायरेक्शन में बहेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इतना ही यहां पर कहा जा रहा है। तो देखिए गुरुत्व बल की वजह से, यानी पृथ्वी में जो ग्रेविटी है इसकी वजह से पानी किस दिशा में आता है, इस दिशा में। लेकिन कोरियालिस बल क्या करता है, इसको डिफ्लेक्ट करता है। यानी कोरियालिस बल इसको जब डिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, फिर से कोशिश करेगा पानी को उसी डायरेक्शन में वापस भेजने की, क्योंकि कोरियालिस बल का काम क्या है, डिफ्लेक्शन करना। यानी कि डिफ्लेक्शन का मतलब है विक्षेपण करना। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध में क्या करेगा, आपको दाईं ओर ढकेल देगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में हैं आप तो बाईं ओर ढकेल देगा। ये कोरियालिस बल का काम है। तो यानी कि वो पानी जो दाब प्रवणता की वजह से ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए, उसकी डायरेक्शन में चेंज कर देता है हमारा कोरियालिस बल। इसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए दो विरोधी बल काम करने लगते हैं। अच्छा, भू विक्षेपी हवाओं में भी ठीक यही होता है, जो यहाँ पर भू विक्षेपी संचरण यानी कि समुद्री जल में जो चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, दो बल हो गए। इस प्रकार गुरुत्व बल क्या कर रहा है, समुद्री जल को जल के टीले के ढाल के सहारे नीचे की ओर भेज रहा है। जैसा हम लोगों ने देखा, ये नीचे की तरफ भेजेगा, टीले से नीचे की तरफ धक्का देगा ग्रेविटी।
या कह लीजिए खींचेगी, ग्रेविटी जो है पानी को टीले से नीचे की ओर खींचेगी। यानी कि जल को जो है टीले से दूर करने का प्रयास करेगी। यहाँ पर जहाँ पे पानी जमा हो गया है, ग्रेविटी इसको नीचे ला करके टीले से अलग करने की कोशिश करेगी। वही कोरियालिस बल क्या करेगा, जल को वक्र मार्ग से फिर से टीले में ढकेलने की कोशिश करेगा। यानी कोरियालिस बल की वजह से क्या होगा, जो जल है वो वापस टीले में जाने लगेगा। इस तरह दो विरोधी बल काम कर रहे हैं और दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे कह लीजिए पावरफुल हैं। एक बल ऐसा हो गया जो जल को टीले से दूर करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा हो गया जो टीले की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए क्या है, दोनों बल एक पॉइंट आएगा जहां पर बराबर हो जाएंगे और जो जल है वो सीधी डायरेक्शन में वृत्ताकार मार्ग में बहने लगेगा। अब आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, ये चीज यहां पर क्लियर होगी। देखिए क्या है, ये क्या दिखाया गया है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि ये वो बल है जो पानी को नीचे की तरफ खींचेगा। अब ये मत सोचिएगा कि इसको ऊपर की तरफ फिर क्यों दिखाया गया है, ये पानी की डायरेक्शन नहीं दिखाई जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन दिखाई जा रही है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या कर रहा है, इसको पानी को नीचे की तरफ खींच रहा है। कोरियालिस फोर्स ठीक इसके अपोजिट काम कर रहा है, वक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए पानी को वापस टीले में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। ये टीले से दूर खींच रहा है, ये टीले में ढकेल रहा है। तो अगर आप एक रस्सी को दोनों तरफ से एक समान बल से खींचेंगे तो क्या होगा, इसका नेट बल किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। जिन लोगों ने थोड़ी सी मैथ पढ़ी है उन्हें आसानी से क्लियर हो रहा होगा। तो जियोस्ट्रॉफिक करंट की दिशा क्या हो गई, इस डायरेक्शन में। तो पानी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में। इसी वजह से ये आपको वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता दिखता है। अगर इधर जाता तो टीले की तरफ चला जाता, यानी अगर ऊपर की तरफ जाता तो टीले की तरफ चला जाता, नीचे की तरफ आता तो टीले से दूर आता दिखाई देता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वृत्ताकार मार्ग बन गया। क्यों, क्योंकि इधर ग्रेविटी काम कर रही है, इधर कोरियालिस फोर्स काम कर रहा है, तो पानी इस दिशा में बहने लगा। एक वृत्ताकार मार्ग में आपको दिखाई देगा भंवर में। तो एक बार मैं पूरा समअप करूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी, देखिए पहली चीज देखी कि ये बनता कैसे है भंवर, इसमें पानी का टीला कैसे बनता है। तो इधर हम लोगों ने देखा ये एक हमारी विंड फ्लो हो रही है और इसके 90 डिग्री पे एक मैन जो प्रवाह है, या कह लीजिए जो नेट फ्लो ऑफ वाटर है, वो इसके 90 डिग्री पे हो रहा है। यहाँ पर एक विंड फ्लो हो रही है, इसके 90 डिग्री पे एक मैन की वजह से फ्लो हो रहा है। अब ये एक मैन फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक जगह पे जाकर पानी इकट्ठा हो रहा है, जहां पर इकट्ठा हो रहा है वहां पर टीला बन रहा है कन्वर्जेंस वाले स्थान पे। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि ठीक है टीला बन गया, लेकिन ये जो पानी है ये ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर पानी है आपके घर में तो टंकी से पानी आपके घर में नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ ना आके ये ऐसे 90 डिग्री वृत्ताकार मार्ग में क्यों घूम रहा है, यानी कि इस तरह से ये पानी वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण क्यों कर रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया गया, बताया गया कि देखिए जो ग्रेविटी है वो तो काम कर रही है, लेकिन साथ में कोरियालिस फोर्स भी काम कर रहा है। ग्रेविटी अगर इसको नीचे की तरफ पानी को खींच रही है, तो कोरियालिस फोर्स इसको फिर से वक्राकार मार्ग से कोशिश कर रहा है टीले में भेजने की। तो एक नेट आ जाता है बल, दोनों के बीच का बल। इस बल की वजह से जो पानी है वो फिर इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करता है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। तो ये मार्ग कैसा बन जाएगा, पानी का वृत्ताकार मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर करता हूं जिससे एक बार अच्छे से दिख जाए। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं एक वृत्ताकार मार्ग आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पानी का दिखाई दे रहा है। ये आपका हो गया वृत्ताकार मार्ग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है पश्चिमी सीमा तीव्रीकरण। जब मैंने आपको पहली स्लाइड में जायर के बारे में बताया तो हम लोगों ने देखा कि जो पश्चिमी सीमा है वो थोड़ी सी शार्प होती है, पूर्वी सीमा जो है मंद होती है। शार्प का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर ढाल बहुत तेज हो, और मंद का मतलब क्या होता है, जहां पर ढाल कम हो। तो ये क्यों होता है, यानी पश्चिमी सीमा तीव्रीकरण की घटना क्यों होती है, इजी है, मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जल पहाड़ी का पश्चिमी ढाल तीव्र और पूर्वी ढाल मंद होता है। इस स्थिति के कारण पश्चिमी सीमा की सतही धाराओं की चौड़ाई कम किंतु प्रवाह गति अधिक होती है। तो देखिए पश्चिमी सीमा पर जो धाराएं होंगी वो कम चौड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना कम स्पेस है, तो धाराएं कम चौड़ी होंगी, लेकिन जो पानी है वो तेजी से फ्लो होगा। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया गल्फ स्ट्रीम धारा। इसके विपरीत जल के पूर्वी पार्श्व का ढाल मंद होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा स्थान होगा। इस कारण पूर्वी सतह की धाराओं की चौड़ाई अधिक होगी लेकिन प्रवाह गति कम होगी। इसका एग्जाम्पल हो गया उपोष्ण कटिबंधीय भंवर की कनारी धारा, उपोष्ण अटलांटिक भंवर की कनारी धारा।
तो ये देखिए अभी एक सिंपल बात हो गई, इसका भी आपको मैंने कारण नहीं बताया, कारण अब आपको बता रहा हूं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे कोरियालिस बल क्या होता है, शून्य होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं कोरियालिस बल बढ़ता जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके भंवर के ऊपर। भंवर आप समझ चुके हैं, भंवर इस तरह से ये जो पूरा का पूरा फ्लो दिखाई देता है, इसको भंवर कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग चलिए एक दूसरे फिगर पे चलते हैं जहां पर आप अच्छे से समझ पाएं। यहां पर बस कुछ चीजों पे गौर करिए। पहली चीज है, ये लिखा है सेंटर ऑफ जायर, यानी कि भंवर का केंद्र। तो भंवर का केंद्र देखिए, अगर देखा जाए गोले का केंद्र कहीं यहां पर होना चाहिए। तो ये जो पूरे गोले का केंद्र है वो एक्चुअल में भंवर का केंद्र नहीं है। भंवर का केंद्र किधर शिफ्ट हो गया है, पश्चिमी दिशा में। ज्यादा जो भंवर का केंद्र है वो पश्चिम दिशा में शिफ्ट हो गया है। दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए सारी धाराएं पास पास हैं, यानी कि ये जो फ्लो है पूरा, इसके बीच में आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, बहुत ही कह लीजिए सटा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि ये क्यों हो रहा है। इन्हीं दोनों चीजों को समझने के लिए हम लोग एक अगले फिगर पे चलते हैं और इसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। मैंने आपसे कहा 0 डिग्री पे कोरियालिस बल भी 0 होता है, 90 डिग्री पे कोरियालिस बल मैक्सिमम होता है। तो अगर एक धारा मान लीजिए इस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है इस तरह से, तो 0 डिग्री के लाइन के पास है तो कोरियालिस बल बहुत कम होगा। अच्छा जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो क्या होगा, कोरियालिस बल बढ़ता जाएगा। कोरियालिस बल बढ़ने का मतलब क्या है कि देखिए 0 डिग्री पे मान लीजिए हवा बह रही है तो कोरियालिस बल कम होगा। जैसे जैसे हवा आगे की तरफ जाएगी इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, यानी कि हवा की दिशा में परिवर्तन आएगा। इसी चीज को हम लोग समुद्र के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर धाराओं में डिफ्लेक्शन बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, यानी धाराएं जो हैं इस तरह से मार्ग बनाएंगी। देखिए यहाँ पे बहुत कम डिफ्लेक्शन था, यानी कि अपने मार्ग से धारा नहीं हटी। डिफ्लेक्शन को सिंपल कर देता हूँ, अपने मार्ग को छोड़ देना। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से आप कुछ और करने लग जाएं तो आपने अपना मार्ग छोड़ दिया। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, जो धारा है वो अपना मार्ग नहीं छोड़ रही है, लेकिन जब कोरियालिस बल बढ़ा, जैसे आपकी संगति बिगड़ गई, उसी तरह से जब कोरियालिस बल बढ़ा तो धारा ने अपने मार्ग को चेंज कर दिया, ये अपने मार्ग से ज्यादा आगे चली गई। तो इसलिए देखिए इस तरह से पैटर्न बन रहा है ये। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर कोना जो है कम शार्प होगा, यहां पर क्या आपको दिखाई देगा, सॉरी यहां पर कोना जो है ये आपको शार्प दिखाई देगा, और यहां पर क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन की वजह से एक अंडाकार जैसा पाथ दिखाई देगा। इसको अगर मैं सिंपल बनाऊं तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा, यहां से डिफ्लेक्शन बढ़ा इस तरह से। तो इसलिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पश्चिमी सीमा पर एक शार्पनेस दिखाई दे रही है, तीव्रीकरण हो गया है, और पूर्वी सीमा आपको मंद दिखाई दे रही है, उतना ज्यादा शार्प नहीं है। इसी चीज को अब आप इस धारा में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, अपनी दिशा में ही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ, यहां से डिफ्लेक्शन बढ़ने लगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन और हो गया, और इसके बाद ये जो समुद्री तट है उसका अनुसरण करते हुए, ये जो आपका समुद्री तट है इसका अनुसरण करते हुए इस डायरेक्शन में आई। तो इसकी वजह से क्या है, पूर्वी सीमा कैसी है, ये शार्प नहीं है। पश्चिमी सॉरी पूर्वी सीमा शार्प है, और पश्चिमी सीमा कैसी है, ये शार्प नहीं है। एक बार रेड कलर से लास्ट टाइम दिखा देता हूं, फिर हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए क्या है, ये आपका समुद्र का तट है पूरा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रहा है, यहाँ पर ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पर तट का अनुसरण करता हुआ मुड़ जाता है, तट जिस दिशा में है उसी दिशा में मुड़ जाता है, और धीरे धीरे डिफ्लेक्शन भी बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर और डिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ पर आए लास्ट में इस तरह से ये डिफ्लेक्ट होते हुए और फिर ये जो हमारा समुद्री तट है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर आए। तो ये वाली सीमा कैसी है, ये ज्यादा शार्प नहीं है। ये वाली सीमा कैसी है, ये शार्प है। बस यही हो गया आपका पश्चिमी सीमा तीव्रीकरण। जो ये आपका वेस्ट साइड है ये ज्यादा शार्प है, ईस्ट साइड जो है ये इतना शार्प नहीं है। तो अब हम लोगों ने जो ओशियन में फ्लो होता है इसके पीछे के बहुत सारे भौतिक कारकों को समझ लिया, लेकिन देखिए अभी आपको एक क्लास और देखना है जिसमें इसी तरह से हम लोग कुछ और फैक्टर्स को समझेंगे। उसके बाद जिसमें हम लोग डेंसिटी है, सैलिनिटी है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ओशियन करेंट्स पे, अभी ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे जो अलग अलग धाराएं हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम या फिर आपकी अगुलहास, इन सभी को हम लोग एक एक करके देख लेंगे और हमारी ये क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी।
फिर 1 या 2 चैप्टर और रह जाएंगे और आपका ओशियनोग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।